बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के 10th क्लास के लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे द लंग्स यानी फेफड़े। फेफड़े के जो होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड खून को अलग-अलग करते हैं। यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मैंने बताया पहले बेटा, वो खून जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो ऑक्सीजनेटेड खून, और वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो उस खून को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अलावा अगर खून में ऑक्सीजन मौजूद हो तो उसे हम साफ़ खून भी कहते हैं, और अगर खून में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो तो उसे हम गंदा खून भी कहते हैं। तो सबसे पहले फेफड़े का स्ट्रक्चर क्या है, फेफड़े किस तरह बनते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे गले की नाली एक जो ट्रेकिया आती है वो आने के बाद आगे दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ये ट्रेकिया है और ये आगे आ जाती है एल्वोलाई। तो आगे दो एल्वोलाई बनती हैं और ये दोनों एल्वोलाई आगे ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स वगैरह में तकसीम होती हैं। एक दाएं तरफ चली जाती है ब्रोंकाई, एक बाएं तरफ चली जाती ब्रोंकाई। दाएं तरफ जाने वाली दायां फेफड़ा बनाती है, बाएं तरफ जाने वाली बायां फेफड़ा बनाती है। तो मैंने आल एल्वोलाई ऑफ वन साइडेड, एक तरफ की सारी एल्वोलाई मिलती हैं और मिलने के बाद फेफड़े की शक्ल इख्तियार करती हैं। इसके अलावा बच्चों, हमारा जो सीना है जिसे थोरैक्स कहते हैं, इसके अंदर पेयर एक होता है। पेयर से मुराद जोड़ा। तो फेफड़ों का सीने में एक जोड़ा मौजूद होता है, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। तो एक जोड़ा मौजूद होता है फेफड़े का जो सीने में मौजूद होता है। तो सीने की दीवार जो होती है, ये जो सीने की दीवार है, ये सीना है। सीने की जो दीवार होती है बेटा, इसके अंदर 12 जोड़े मौजूद होते हैं रिब्स के, यानी पसलियों के। ये पसलियाँ होती हैं, हम ऐसे देखें तो ये हड्डियाँ हमें सिंगल हड्डी ऐसे नज़र आ रही होती हैं। तो ये पसलियाँ होती हैं और ये पसलियों के 12 जोड़े इधर उधर राइट लेफ़्ट की तरफ मौजूद होते हैं, और ये 12 जोड़े मौजूद होते हैं। इसके बाद इन रिब्स के साथ इंटरकोस्टल मसल्स भी मौजूद होते हैं। मसल्स, अब ये मसल्स क्या करते हैं कि मसल्स ऐसे, फ़र्ज़ करें ये रिब्स की हड्डियाँ हैं, तो ये मसल्स इसके नीचे ऐसे नीचे लगे होंगे, और ये मसल्स जब सिकुड़ेंगे, ये मसल्स ऐसे हैं तो ये खींचा हुआ है इन्होंने। तो ये क्या, हमारी जो रिब्स है, जो सीना है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। अब जब ये मतलब सिकुड़ने के बाद ये ऐसे जब सिकुड़ने के बाद ये सिकुड़ेंगे तो इन्हें सीने को जगह मिल जाएगी और ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इस तरह इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स की हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। आगे ये दोनों चीज़ें 12 जोड़े और इंटरकोस्टल मसल्स, इनके नीचे फेफड़ा मौजूद होता है, लेकिन फेफड़े फिर भी इसके नीचे खुले नहीं पड़े होते, बल्कि इसके अंदर ऊपर एक मोटी मास्कुलर स्ट्रक्चर साख्त मौजूद होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम, ये डायाफ्राम तो पहले हड्डियाँ पसलियाँ होगी, पसलियों के साथ जो है वो मसल्स मौजूद होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, उनके नीचे एक मोटी मास्कुलर स्ट्रक्चर की साख्त लगी होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम के नीचे जो है वो गुर्दे फेफड़े मौजूद होते हैं। जो दायां फेफड़ा होता है बेटा, ये दाएं तरफ मैंने लिखा है, तो जो दायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है बाएं फेफड़े की निस्बत, इसलिए दायां फेफड़ा 3 लोब्स पर मुश्तमिल होता है, बायां फेफड़ा जो है वो 2 लोब्स पर मुश्तमिल होता है। और ये दायां और बायां फेफड़ा के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि हमारे खून में सर्कुलेटरी सिस्टम, जो खून जो आता है और जाता है, वो फेफड़ों के
से हो के आता है कि होता क्या है कि ये एक तरफ से आती हैं खून की नालियाँ, ऐसे आने के बाद अब ये वो इधर ब्लड कैलपरीज बना लेती हैं, ब्लड कैलपरीज, और ये फ़र्ज़ करें खून की नाली है, ये नाली सिंगल है और ये ब्लड कैलपरीज है। एक तरफ से आ रही होती है पल्मोनरी वेन्स। असल में जो वेन्स होती हैं उसमें होता है गंदा खून, लेकिन जो फेफड़े के अंदर पल्मोनरी वेन्स आती है, तो जब पल्मोनरी लफ्ज़ लग जाता है इसका मतलब है कि पल्मोनरी वेन्स में होता है साफ़ खून और पल्मोनरी आर्टरी में होता है गंदा खून, और जो दरमियान में होती हैं ब्लड कैलपरीज। ब्लड कैलपरीज क्या करती हैं, वो गंदा खून लेती हैं, लेने के बाद उस गंदे खून में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेती हैं और साफ़ खून में जो ऑक्सीजन मौजूद होती हैं वो उसमें डाल देती हैं, और इस तरह फिर वो साफ़ खून और गंदे खून को अलग-अलग कर देती हैं। तो ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं फेफड़े के अंदर। इसके अलावा अब क्योंकि हमारे फेफड़े इस तरह हैं कि ये फूलते रहते हैं, सिकुड़ते और फूलते रहते हैं आपस में, इनके अंदर क्योंकि हवा मौजूद होती है और हवा का एक्सचेंज भी इनके अंदर होना होता है। तो जब ये फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, तो इनके ऊपर नीचे आने की वजह से इनके अंदर रगड़ ना पैदा हो। रगड़ डेफिनेटली अगर हम कोई चीज़ ऐसे रगड़ खाएगी हमारी हड्डी के साथ, तो रगड़ खाने की वजह से बच्चों इसके फेफड़े के अंदर ज़ख़म भी हो सकते हैं। तो इनको ज़ख़मों से बचाने के लिए इनके अंदर दो मेम्ब्रेन लगी होती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन उन्हें हम बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन लगी होती हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन बेटा दो तरह की होती हैं, एक होती हैं एक इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल, यानी अंदरूनी और बैरूनी। और ये अंदरूनी और बैरूनी दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में एक लिक्विड स्याल माया भरा होता है, और वो भरे होने की वजह से क्या है कि जब फेफड़ा फूलता है, ऊपर को आता है, उठता है या नीचे को जाता है, तो ऊपर नीचे जाने की वजह से उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बेटा फेफड़े के बारे में बताया, और ये जो स्याल माया होता है इसकी वजह से फेफड़े को लुब्रिकेशन मिलती है। लुब्रिकेशन समझ लें, उसे हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम बैरंग को रगड़ से बचाने के लिए उसके अंदर ग्रीस लगा देते हैं, इसी तरह ये स्याल माया प्लूरल मेम्ब्रेन अंदरूनी और बैरूनी में भरा होता है। इस भरे होने की वजह से लुब्रिकेशन इसकी जो है ना वो पैदा हो जाती है, और जब फेफड़ा फैलेगा और सिकुड़ेगा तो उस वजह से रगड़ पैदा नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। खुदा हाफिज़।